नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है। ये बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पहली बैठक हो रही है। इसमें कर्नाटक के, तमिलनाडु के और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शशि थरूर साहब जो कांग्रेस के सांसद हैं केरला से, वो पिछली 2 बैठकों में नहीं आए थे, वो भी इस बैठक में शामिल हुए बताए। और काफी चर्चा, गहन विचार मंथन सब कुछ हुआ है वहां पर। और राहुल गांधी जी ने फिर से एसआईआर के मुद्दे पर बात की है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी को, मोदी को गांधी के नाम से परेशानी है। खासतौर से वो मनरेगा के रेफरेंस में इस बात की चर्चा कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस में भी अलग अलग तरीके के जो वॉइसेस हैं वो सुनाई दे रही है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्हें एक तरह से मार्गदर्शक भी माना जाता है, राहुल गांधी जी का गुरु भी कुछ लोग मानते हैं। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 2-3 दिन पहले ट्वीट करके कहा था, 19 दिसंबर को ट्वीट किया था, एक्स पर पोस्ट किया था और उसमें कहा था कि आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में भी रिफॉर्म की जरूरत है। और फिर दिग्विजय सिंह साहब ने एक और एक्स पोस्ट किया जिसमें नरेंद्र मोदी की एक फोटो उन्होंने लगाई है जो लालकृष्ण आडवाणी के साथ है। लालकृष्ण आडवाणी कहीं कार्यक्रम में बैठे हैं और उसके नीचे जमीन पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं। उसका जिक्र करते हुए भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि देखिए, संगठन ऐसे चलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो नेता के साथ अपने जमीन पर बैठा है वो मुख्यमंत्री भी बना और प्रधानमंत्री भी बना। किस रेफरेंस में कर रहे हैं? और उसमें दोनों एक्सपर्ट पोस्ट में उन्होंने जय सिया राम भी लिखा है। कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है सरकार। कुछ दिनों पहले जब बर्लिन गए थे राहुल गांधी जी, उसके बाद ही सारी चर्चा हुई। तो कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है और कांग्रेस सब चीजों की तैयारी क्या कर रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मित्र, कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझने जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की एक एक कदम को बेहतरी से समझते पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस काफी चर्चा में है और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है उसके क्या मायने हैं, क्या निकला है उसमें? सबसे बड़ी बात तो उसमें यही है कि 5 जनवरी से महात्मा गांधी नरेगा जो योजना है उसको लेकर देश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम जिस तरह से हटाया है और उस योजना की जो मूलभूत कुछ चीजें हैं जिनको बदल दिया है, तो उससे कांग्रेस पार्टी शुद्ध है। नाराज होना स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने ग्रामीण भारत की आर्थिक तस्वीर को बहुत तेजी से बदला। तो सबसे बड़ी बात तो यही हुई है उसमें। बाकी और कुछ सांगठनिक मसलों पर चर्चा हुई और बिहार के चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है कि कांग्रेस क्यों हारी है, वहां पर क्यों इतना खराब प्रदर्शन रहा, वहां कौन जिम्मेदार है? एक मुझे लगता है कि कोई उसके बारे में स्पेसिफिक चर्चा हुई हो ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सांगठनिक पुनर्गठन है, जो संगठन की कमजोरियां हैं, जो आगे चलकर अगले वर्ष जो चुनाव होने हैं उनकी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर एक आमतौर पे जो चर्चा होती है, चर्चा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुई होगी। कांग्रेस जो काफी समय से ये इस दुविधा में है या निर्णय नहीं कर पा रही, मुझे नहीं पता दुविधा है कि फैसला नहीं कर पा रही कि उसे एकला चलो रे में चलना है या अपने जो सहयोगी दल हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के, उनके साथ चलना है। खासतौर से अभी उत्तर प्रदेश को लेकर भी मैं सुन रहा था कि अविनाश पांडे जी ने कहा कि वो बीएसपी के साथ भी जा सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं क्या अखिलेश जी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। उससे पहले कांग्रेस ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो और राज्यों में भी, पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की स्थिति है। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस बार बार अपने स्टैंड पर कोई बदलाव कर रही है? देखिए, कांग्रेस में एक वर्ग है ऐसा जो ये मानता है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का शिखर नेतृत्व मुझे लगता है कि अभी इस विचार का है कि उसको अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना है। लेकिन सहयोगी दलों का बीच बीच में क्षेत्रीय मजबूरियों के कारण या क्षेत्रीय जरूरतों के कारण जिस तरह का रवैया सामने आता है, तो उससे ये भावना कांग्रेस पार्टी के भीतर जोर पकड़ती जा रही है कि कांग्रेस को अपना रास्ता अगर अंततः अकेले ही तय करना है तो क्यों ना उसकी शुरुआत जल्दी से जल्दी हो जाए।
कुछ राज्यों में, अब जैसे महाराष्ट्र में जो स्थानीय चुनाव हैं उनको लेकर जिस तरह की समस्याएं सामने आई, जिस तरह महाराष्ट्र के में दृश्य देखने को मिले, तो जो शिवसेना का है, जो शरद पवार जी की पार्टी का भी है कि शायद वो अजीत पवार की पार्टी के साथ बिल्कुल तालमेल कर साथ सकते मिलकर हैं। जाने वाले हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इनसे एक कंफ्यूजन तो क्रिएट होता है, और उसमें कांग्रेस के भीतर एक ऊहापोह की स्थिति बनना स्वाभाविक है। तो कांग्रेस को आगे चलकर अपने सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर इस बारे में एक रणनीति तो बनानी होगी कि आखिर कैसे चला जाए। जैसे शुरू में होता था कि प्रदेशों में क्षेत्रीय दल अपनी प्रमुख भूमिका रखें और केंद्र में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका रहे, लेकिन वो जो संतुलन है वो पिछले काफी समय से गड़बड़ा गया है। क्षेत्रीय दल केंद्र में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चाहते हैं और अपने अपने प्रदेशों में तो चाहते ही हैं। तो कांग्रेस के सामने ये मुसीबत खड़ी हो जाती है कि आखिर फिर कांग्रेस क्या करे। ये तो सही है कि बहुत से प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों की जो स्थिति है वो कांग्रेस की स्थिति से ज्यादा मजबूत है, और वो कांग्रेस का एक तरह से कांग्रेस की जमीन को मैं वो कहूँगा सफाई निगल कर कर ही पनपे हैं। तो ये एक अंतर्विरोध कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच है, जिसका कभी ना कभी कोई ना कोई अंतिम तौर पर जिसका समाधान निकाला जाना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस नेतृत्व में क्या राहुल जी चाहते हैं कि सबके साथ लेकर चलें, और सब तो साथ नहीं चल रहे, या क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर और कौन विरोध कर रहा है कि साथ नहीं चलना चाहिए, अकेले चलना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सब लोग तो चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलें, लेकिन क्षेत्रीय दलों से भी तो कुछ अपेक्षाएं हैं। इसलिए कांग्रेस में उच्च मध्यम स्तर का और मध्यम स्तर का एक बड़ा वर्ग है, जिसको ये लगता है कि कांग्रेस को अंततः अगर अकेले ही चलना है तो उसकी शुरुआत जल्दी हो जानी चाहिए, और उसमें जो युवा हैं, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, युवा सदस्य हैं, उनमें ये भावना ज्यादा है, उनमें ये ज्यादा फीलिंग है कि जितनी जल्दी ये हो उतना अच्छा है। कारण ये है कि उनको लगता है कि धीरे धीरे समय निकला जा रहा है, और अभी तक जितने भी प्रयोग हो सकते थे वो प्रयोग सहयोगी दलों के साथ हो चुके हैं। सहयोगी दलों ने समय समय पर कांग्रेस का साथ दिया भी है, कांग्रेस का साथ नहीं भी दिया है, साथ रहकर भी भितरघात जैसे कई प्रसंग सामने आए हैं। तो जो युवा तबका है उसकी ये चिंता स्वाभाविक है कि आखिर कांग्रेस को अपनी राजनीति अंतिम तौर पर सहयोगी दलों के साथ तय कर लेनी चाहिए। अगर चलना है तो फिर सभी सहयोगी दल भी इस बारे में एक मत हों, और जो सहयोगी गठबंधन का जो धर्म होता है उसको सभी समान रूप से निभाएं। लेकिन वो तो नहीं हो रहा ना। बिहार को भी देख ले, अभी जैसे बिहार में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, मेरे ख्याल से वो अकेले चलते तब भी शायद इससे खराब तो नहीं हो सकता था। और जो बार बार बात हो रही थी तेजस्वी जी के साथ, और उल्टा होता है कि फिर तेजस्वी जी या जो भी पार्टी है वो कांग्रेस पर ही आरोप लगाती है कि उनकी वजह से नुकसान हो गया। या महाराष्ट्र को देख लें, महाराष्ट्र में तो अभी तीनों दल एक साथ थे, अब वो राज ठाकरे के साथ चले गए, उद्धव ठाकरे, और शरद पवार अजीत पवार के साथ चले गए हैं। तो या तो कांग्रेस का गठबंधन के साथ या सहयोगी दलों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या वो इतनी कमजोर स्थिति में कि कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा। नहीं, कांग्रेस कमजोर स्थिति में तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि प्रदेशों में कांग्रेस की अपनी मजबूरियां हैं। सहयोगी दल बहुत से प्रदेशों में इस स्थिति में है कि कांग्रेस उनके बिना वहां कोई जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ा पाए एकदम, ये नहीं हो पा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि इस वक्त सारी लड़ाई नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की भारतीय जनता पार्टी से है। तो उसमें विपक्ष की एकजुटता में अगर कहीं भी कोई कमजोरी आएगी तो उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और उसमें विपक्ष के यही तो कोशिश पिछले कई वर्षों से हो रही है कि विपक्ष किसी भी तरह अपने वोटों को एकजुट रख सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सके। और भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर ये चाहेगी कि इंडिया समूह, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हैं, वो आपस में इस तरह बिखर जाएं
कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति का और लाभ उठाए। तो इस पूरे दृश्य को टालने के लिए कांग्रेस चाहती है कि सहयोगी दलों के साथ रहकर काम करें, लेकिन सहयोगी दलों में से बहुत से सहयोगी दल ऐसे हैं जो अपनी इस जिम्मेदारी को उतनी गंभीरता से समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका प्रदेशों का जो आधार है वो तो एक तरह से इंटैक्ट रहता है, और उनकी जो राजनीति है वो भी वो उसी से वहां प्रदेशों में तो बनी रहती है। उनको बाकी जो केंद्र में हिस्सा चाहिए वही तो वो थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। तो जब तक इसमें मिल बैठकर कुछ तय नहीं होगा, तो एक एक यह समस्या है। तो इसको क्या ऐसे समझ सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान या जो कांग्रेस लीडरशिप है वो इस मामले में नाकाम रही है कि अपने सहयोगी दलों को एक साथ ला सके, क्योंकि कांग्रेस उसकी धुरी है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया ब्लॉक को ले लें या कोई भी नाम दे दे उसको, उसकी धुरी जो है, सेंटर पॉइंट जो है वो कांग्रेस है। और कांग्रेस लीडरशिप की ये जिम्मेदारी का मतलब कोई उस तरह से नहीं, लेकिन वो ही इस सबको ग्रुप के तौर पर या जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बनाने में नाकाम रही है। नहीं, अब ये तो कांग्रेस पे ये जिम्मेदारी डालना कि वो नाकाम रही है, ये मेरे ख्याल से इसलिए ठीक नहीं है कि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ताली तो दोनों हाथ से बजेगी। अभी देखिए, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से इंडिया समूह को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए वो सब काम किए जो उनको करने चाहिए थे, और इसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से, मैं मानता हूं कि काफी कुर्बानियां भी दी। टिकट बंटवारे के वक्त में कांग्रेस उतनी आग्रही नहीं रही जितने क्षेत्रीय दल आग्रही रहे, प्रदेशों के चुनाव में भी और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में भी। और कांग्रेस ने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की। अब नाकामी अगर है और एकजुटता में कोई कमी दिखाई देती है, तो वो फिर दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। अब इंडिया समूह में करीब 35-36 राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े सब मिला के 5-6 बड़े राजनीतिक दल हैं। तो उन कम से कम, और सबकी नहीं तो उन आधा दर्जन बड़े राजनीतिक दलों की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है। तो सिर्फ कांग्रेस इसकी अगुवाई कर रही है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए कांग्रेस की पूरी जवाबदेही है, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी जवाबदेही है। ये उत्तर प्रदेश में क्या स्टैंड में चेंज हुआ है या अभी केवल बातचीत की तरफ, क्योंकि जो बात आई कि बीएसपी के साथ भी चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं, तो अभी तो अखिलेश जी के साथ चल रही थी कांग्रेस मोटे तौर पर। क्या ये स्टैंड में बदलाव है? हालांकि दलित वोट कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है बीएसपी का, और क्या मायावती जी उनके साथ आएंगी? देखिए, अभी ये कहना तो मुझे जल्दबाजी लगती है कि स्टैंड में कोई एकदम से कोई बदलाव आया है, लेकिन एक विचार के तौर पर, एक आइडिया के तौर पर मायावती जी से कांग्रेस का गठबंधन हो, ये ये शुरुआत हो सकती है। अब अगर उसमें समाजवादी पार्टी का ये आग्रह रहा कि अगर आप मायावती से गठबंधन करेंगे तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, तो ये एक अलग बात है। लेकिन ये तो एक बहुत आदर्श स्थिति भी बन सकती है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर तीनों इकट्ठे हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का दृश्य तो बहुत तेजी से बदल जाएगा। अब दोनों क्षेत्रीय दल जो वहां के हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उनके आपस के समीकरण अगर इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, तो सबसे अच्छी स्थिति ये होगी। अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा तय नहीं किया है। अगर ये तय करने की नौबत आएगी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में से किस एक को चुनना है, तब तो ये समस्या आएगी। लेकिन अगर दोनों के साथ कोई तालमेल हो सकता है और तीनों दल इस मामले में राजी हों, तो पर अभी कोई अविनाश आदर्श स्थिति है, लेकिन आप कांग्रेस को समझते हैं और बीएसपी और एसपी को भी समझते हैं। ये तो थोड़ा सा टेढ़ा काम है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को किसके साथ जाना चाहिए? बीएसपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ? क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के साथ एक अच्छा ही परफॉर्म किया था लोकसभा चुनाव में। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से तालमेल करना तो कोई बुद्धिमानी होगी, ये मैं नहीं मानता हूँ। ये थोड़ा सा ये एक किस्म की चूक भी हो सकती है। अगर दोनों में से किसी एक को चुनना है और फिर आप समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को चुन लें, तो उसके पीछे कोई कारण तो हो। अभी ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं हुआ है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को अपनाया जाए। ये ठीक है कि बहुजन समाज पार्टी से भी बातचीत हो,
और बातचीत की कोशिशें अगर शुरू होती हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद इस पर निर्भर करेगा कि समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया उस पर कैसी आती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब कभी भी ऐसा होगा तो पहले कांग्रेस समाजवादी पार्टी को विश्वास में लेगी और उसके बाद ही इस तरह के की कोई पहलकदमी अपनी तरफ से करेगी। वेस्ट बंगाल की हम चर्चा करें तो क्या वेस्ट बंगाल में कोई संभावना आपको लगती है ममता जी का साथ कांग्रेस का हो? मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ रहेंगे। इस चुनाव में मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है कि दोनों अलग अलग। अभी थोड़ा सा समय शेष है और होना भी यही चाहिए कि इंडिया समूह में राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी दल हैं वो प्रदेशों में भी अपने अपने प्रदेशों में भी तालमेल के साथ चुनाव लड़े, तभी उसकी एक अर्थवत्ता है इंडिया समूह की। अगर जो चल रहा है, अगर उस हिसाब से ममता बनर्जी बंगाल में अकेले जाना चाहती हों और कांग्रेस भी वहां अकेले जाए, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो भी आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब चर्चाएं आप ही बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी, तो अगर ये सब होगा तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया समूह का कोई अर्थ नहीं रहे। मतदाताओं के मन में नहीं रह जाएगा। ये इससे एक बड़ा अजीब कंफ्यूजन फैलेगा कि आप ऐसा ऐसा कैसा गठबंधन है कि आप प्रदेशों में अलग अलग करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र भाई मोदी को हटाने के लिए इकट्ठे हैं, तो वो चलता नहीं। राजनीति में इस तरह से चीजें नहीं लोगों के गले उतरती। सर, आप इतने लंबे समय से कांग्रेस देख रहे हो और आपने युवा नेताओं का भी जिक्र किया, क्या ये सही वक्त है कि कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, जबकि उसका संगठन भी बहुत कमजोर है, जमीन पर उसके साथ नहीं है, कुछ साथ खड़े होकर? कभी बीमार आदमी होता है तो वो जब तक क्रचेज के साथ तब तक चलता है जब तक कि वो मजबूती से खड़ा ना हो जाए। आज कांग्रेस उस स्थिति में है कि वो अकेले चल रहे। इमोशनली ये बहुत अच्छा लगता होगा कहने में। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मेरी राय ये है कि कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, लेकिन जो व्यावहारिक परिस्थितियां हैं वो अभी ऐसी है नहीं कि कांग्रेस अकेले चल पाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी से उसको राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़नी है तो अभी क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना वो नहीं लड़ सकती। ये स्थिति उत्तर भारत में भी है, ये स्थिति दक्षिण भारत में भी है, ये स्थिति पूर्वी भारत में भी है। तो अभी 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 ये व्यावहारिक नहीं है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ठीक है, दीर्घकालीन रणनीति कांग्रेस की ये होनी चाहिए कि वो अकेले लड़े और सब जगह उसका अकेले, पर अब उस तरह की परिस्थितियां हैं नहीं। आजादी के बाद बहुत वर्षों तक ये परिस्थिति थी कि कांग्रेस का एक तरह से एक छत्र साम्राज्य पूरे देश में था। आज बहुत से क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, क्षेत्रीय नेता और जिस तरह की जातिगत राजनीति की शुरुआत हुई है, तो उस सब की वजह से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अभी इस स्थिति में है। समय देखते देखते निकल जाएगा, 2029 भी आ जाएगा और उस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इस बात की होगी कि मिलजुल कर पूरा विपक्ष चुनाव लड़े, वरना भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना कोई आसान काम भी नहीं है। मैं इसके साथ ये भी मानता हूँ, वैसे अगर देखा जाए तो एनडीए एनडीए और इंडिया समूह की जो सीटें हैं लोकसभा में इस वक्त, इसमें बहुत बड़ा बहुत फर्क नहीं है। और अगर इंडिया समूह की 37 अतिरिक्त सीटें आ जाएं लोकसभा में तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। ये असली स्थिति है। तो इस स्थिति को अगर मतलब किसी वक्त ये ट्रांसलेट हो जाए ये स्थिति इस रूप में, तो उसके लिए विपक्ष का एकजुट रहना तो अति आवश्यक है। बिना उसके तो ये हो ही नहीं पाएगा। आज कहां से होगा। सर, आपकी चिंता वाजिब है कि सहयोगी दल जो हैं वो भी नहीं साथ दे रहे या एकजुट होना चाहिए, लेकिन अभी तो कांग्रेस खुद एकजुट नहीं है। अभी आपके मित्र भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक एमपी हैं, दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने कहा कि भाई राहुल जी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं एसआईआर में, चुनाव में, अभी तो कांग्रेस में रिफॉर्म की जरूरत है। और वो एक्स पोस्ट पे मुझे किसी आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जय सिया राम कुछ खास वजह से लिख रहे हैं। आज एक और उन्होंने पोस्ट कर दिया एक्स पर, जिसमें अडवाणी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाकर कहा कि संगठन की शक्ति ये है कि नेता के साथ जो दूसरा नेता बैठा हुआ है जमीन पर, वो आज मुख्यमंत्री बना, फिर प्रधानमंत्री बना। क्या रेफरेंस क्या है इसका? अब रेफरेंस तो दिग्विजय सिंह जी बेटर जानते होंगे, लेकिन देखिए ये बात तो सही है कि कांग्रेस में रिफॉर्म्स की जरूरत है।
ये बात खुद राहुल गांधी भी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। बाकी सब नेता तो कहते ही हैं, संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। अब जितने प्रयोग हो सकते थे कांग्रेस पार्टी में भीतर, वो पिछले 20 साल में हो चुके हैं। पिछले 2 दशक में कोई भी तो प्रयोग ऐसा नहीं है जो संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी में नहीं हो चुका हो, और उस सब के परिणाम सामने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे हैं। तो रिफॉर्म्स तो होने चाहिए, और दिग्विजय सिंह अगर इस बात को उठा रहे हैं, और भी बहुत से लोगों के मन में ये बात है, खुद राहुल गांधी मानते हैं कि होना चाहिए, खुद प्रियंका गांधी मानती हैं कि होना चाहिए। तो इसमें कोई, मैं नहीं मानता कि ये कोई कांग्रेस की भीतरी एकजुटता पर इससे कोई प्रश्न चिन्ह लगता है। सब वो लोग अपने एसआईआर के रिफॉर्म की, इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं उस रिफॉर्म से पहले ये, तो इसका मतलब इज नॉट हैप्पी विद दिस आइडिया ऑफ एसआईआर थिंग, अपोजिंग द एसआईआर थिंग। देखिए, एसआईआर को लेकर भी, निर्वाचन प्रणाली में जो खामियां हैं उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि निर्वाचन प्रणाली में जो खामियां हैं उनको हमको जोर शोर से उठाना चाहिए। उठा रहे हैं वो, राहुल गांधी खुद उनमें से एक हैं। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि ठीक है, निर्वाचन प्रणाली की जो खामियां हैं वो अपनी जगह हैं, और निर्वाचन प्रणाली में, पूरी प्रक्रिया में, मतदाता सूचियों में, वगैरह वगैरह में इस तरह की खामियां कमोबेश शुरू से रही हैं, तो हाँ, ये रहती है नई बात हमेशा। नहीं है। तो इसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करें, इस पर भी ध्यान दिलाएं, लेकिन उसके साथ साथ हमको जो दूसरे बुनियादी और जरूरी मुद्दे हैं उनको भी उठाना चाहिए, उनको भी तेजी से उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपने हर स्तर पर, बूथ स्तर तक, कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बाकी मुद्दे सब साथ साथ उठते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा फोकस उसी पर हो जाए तो वो ठीक नहीं है। ऐसा मानने वाले काफी लोग हैं कांग्रेस पार्टी में। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि भाई कांग्रेस में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं वो पीछे इस वजह से छूट रहे हैं, और ये राहुल जी की जिद है कि भाई एसआईआर या वोट चोरी पर ही चला जाए? कुछ लोगों को लगता है कांग्रेस में कि बुनियादी मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, और कांग्रेस के कुछ सहयोगी दलों को और भी ज्यादा गहराई से ऐसा लगता है कि कांग्रेस एसआईआर वगैरह के मुद्दे पर ज्यादा फोकस करके बाकी मुद्दों को पीछे छोड़ रही है, जो पूरे विपक्ष की जो रणनीति है उसके लिए शायद उतना मौजूद नहीं है, ये लगता है। इस तो पर मतलब राहुल जी की इच्छा के लिए कांग्रेस की कुर्बानी हो रही है, ऐसे कहें? राहुल की इच्छा के लिए नहीं हो रही है। राहुल राहुल इस बात पर कन्विंस्ड है, और आपने देखा ना कि उन्होंने 3-3, और कन्विंस क्यों ना हो, 3-3 प्रेजेंटेशन करके उन्होंने ये बात करीब राहुल जी के करीब अलावा पूरा देश कन्विंस नहीं है, बीजेपी को छोड़ दीजिए, जो उनके समान विचारधारा वाले लोग हैं वो कन्विंस नहीं है, नहीं, ये तो साफ। समान विचारधारा वाले लोगों में बहुत से कन्विंस्ड हैं। बहुत सौ को लगता है कि ठीक है, ये एक मुद्दा है, लेकिन साथ में दूसरे मुद्दों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। सारा फोकस सिर्फ इस एक मुद्दे पर नहीं होना चाहिए, ये है। सर, अभी पिछले दिनों जब ये संसद सत्र खत्म हुआ तो प्रियंका जी की एक तस्वीर जो चाय के साथ छपी प्रधानमंत्री जी के साथ, उससे एक नई चर्चाएं फिर से शुरू हो गई। वैसे तो होती रहती है कि भाई प्रियंका जी इज बेटर लीडर देन राहुल गांधी, और वो प्रैक्टिकल लीडर हैं, प्रैग्मेटिक लीडर हैं। राहुल जी को कोई खराब नहीं बता रहा, लेकिन वो अपनी जिद से या अपने तरीके से चलते हैं, वो आज के लिए ठीक नहीं है। और फिर कहने लगे, कुछ लोगों की मांग हो गई कि प्रियंका जी को ही अध्यक्ष बनाया जाए या नेतृत्व दिया जाए। नहीं, ऐसी कोई गंभीर मांग नहीं हुई। कोई इक्का दुक्का किसी व्यक्ति ने इस तरह का जिक्र किया। इससे कांग्रेस पार्टी में कोई राहुल वर्सेस प्रियंका कुछ है ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, प्रियंका गांधी की अपनी खासियत है, राहुल गांधी की अपनी खासियत है, दोनों की अपनी अपनी प्रतिभा है, दोनों में अपने अपने गुण हैं, दोनों में अपनी अपनी कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ है। हाँ, ये जरूर है कि प्रियंका गांधी, लोगों को लगता है कि ज्यादा कम्युनिकेटिव हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से संप्रेषण करती हैं, संवाद करती हैं, और जा करके अगर वो प्रधानमंत्री जी की चाय में आमंत्रित किया गया सभी सांसदों को तो शामिल हुई, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है राहुल गांधी यहाँ होते और तो वो भी शामिल होते हैं उसमें।
नहीं, वो मुझे तो नहीं उसको रहते ना, पहले इस बार बाहर थे लेकिन वो अक्सर नहीं होते हैं चाय में शामिल। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये लीडरशिप में चेंज का वक्त है कि मान लीजिए खरगे साहब जब तक अध्यक्ष हैं, उसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे साहब के बाद राहुल जी तो वैसे भी अब तैयार नहीं होंगे, प्रियंका जी को कमान सौंपने का वक्त है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ये कोई कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव का मौका आ गया है। कोई इस तरह का कोई कारण नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस का जिस तरह से अभी लीडरशिप कांग्रेस की कर रहे हैं राहुल गांधी, और जिस रास्ते पर वो कांग्रेस को ले जा रहे हैं, जो एक जूझने का रास्ता है, जो एक संघर्ष का रास्ता है, तो वो ठीक है। और उसमें प्रियंका गांधी का मुझे लगता है कि पूरा सहयोग उनके साथ है, और दोनों एक दूसरे के एक एक कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तो पार्टी के इसको भीतर ऐसी कोई। आप मेरे सवाल को ठीक से मैं नहीं समझा पाया हूँ कि ये राहुल वर्सेस प्रियंका की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं दो बातें हुई इसको, जो कांग्रेस में मेरी चर्चा हुई, वो कहते हैं भाई राहुल जी ने जो पूरी इमेज बना रखी है उसको नुकसान पहुंचा प्रियंका जी के इस एक्सप्रेशन से। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये वाला एक्सप्रेशन की जरूरत है आज की राजनीति में जो प्रियंका जी ने दिया। मैं कन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा, आपने कॉम्प्लीमेंट्री होने की बात की, क्या इन दोनों में से कोई बात आपको एक तरफ जाते हुए लगती? नहीं, राहुल गांधी ने किस तरह की इमेज बना। ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमेशा ये माना भी जाता है कि अकेले वो हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो उस लड़ाई को एक ये सॉफ्ट एक्सप्रेशन से झटका लगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई झटका लगा है, लेकिन देखिए जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं, तो राहुल गांधी की प्रतिक्रिया उस तरह की है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो एक आर पार की लड़ाई नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भी तो पिछले इतने वर्षों से आर पार की लड़ाई राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, वो कोई मुद्दों पर लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है, उनका टारगेट भी एक व्यक्ति है। तो हो सकता है, ये मानव स्वभाव है कि राहुल गांधी की रिएक्शन जब नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा सामने हो तो कुछ दूसरी तरह की हो, और जो प्रियंका गांधी की रिएक्शन है वो जब नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा सामने हो तो कुछ दूसरी तरह की हो, क्योंकि सारा हमला राहुल गांधी पर जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, उसके प्रतिकार में राहुल गांधी ने भी बहुत सी ऐसी बातें सार्वजनिक सभाओं में और सब में की हैं। तो ये दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है, ये उसके समीकरण का मसला है। अब आपने कहा कि ज्यादा बेहतर स्थिति क्या है? ज्यादा बेहतर स्थिति तो यही है कि मुद्दे उठाए भी जाते रहे, नरेंद्र भाई मोदी का और इस सरकार की जितनी खामियां हैं उनको जोर शोर से उजागर भी किया जाए, लेकिन साथ में जो एक व्यक्तिगत व्यवहार है, जो एक व्यक्तिगत व्यवहार है और व्यक्तिगत शिष्टाचार है, वो बना वो रहे। भी तो वो भी वो बना दोनों रहे। तरफ से बना रहना चाहिए, वो दोनों तरफ से बना रहना चाहिए। लेकिन जैसे अभी राहुल जी जर्मनी गए, उसके बाद कांग्रेस ने ये आरोप लगाया, शायद वो सिंपत की तरफ से आया या कांग्रेस की तरफ से आया, मुझे याद कि जिसमें कहा गया कि सरकार जो है राहुल गांधी जी की जासूसी कर रही है। अब ये जो आरोप है, ये जो विवाद है, कुछ मायने रखता है? आपने इतनी सरकारें देखी, सारी सरकारें सभी लोगों पर नजर तो रखती हैं, इसको जासूसी के तौर पर देखा जाना चाहिए। वो सैम पित्रोदा जी ने कहा तो उससे थोड़ा सा बवाल भले खड़ा हो गया हो, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि ये कोई नई बात तो है नहीं। नेहरू जी के जमाने से लेकर अब तक नरेंद्र भाई मोदी तक की सारी सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों पर उनकी सूचनाएं नजर एकत्रित करने का काम करती रही हैं। तो क्या नेहरू जी के जमाने में जो गुप्तचर विभाग था वो कम्युनिस्ट नेताओं के बारे में चुपचाप सूचनाएं इकट्ठी नहीं किया करता था? कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों पर निगाह नहीं रखी जाती थी? तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इंदिरा गांधी जी का वक्त आया, क्या जो उनके राजनीतिक विरोधी थे उन पर वो निगाह नहीं रखती होंगी? जनता पार्टी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी की गतिविधियों की जासूसी नहीं कराई होगी क्या? क्या वो चरण सिंह जी पे, बाबू जगजीवन राम पे मोरारजी भाई नजर नहीं रखते होंगे? तो मैं तो जानता हूँ मोरारजी भाई तो बाबूजी के बेटे सुरेश राम की भी जासूसी करवाते थे, वो तो बड़ा राजीव जी के मामला जमाने है। जिस तरह का मामला बाबू जगजीवन राम के बेटे को लेकर हुआ, वो भी एक हाँ, उसका हिस्सा। हाँ। राजीव जी के जमाने में आपको याद होगा,
विजय जी, केसी पंत और आरिफ मोहम्मद खान के फोन टेप होने की चर्चाएं रहा करती थी। और राष्ट्रपति जैल सिंह थे तो उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पे आरोप लगाए थे कि राष्ट्रपति भवन के फोन टेप किए जा रहे हैं। तो अरुण नेहरू और वीपी सिंह की गतिविधियों पर राजीव गांधी निगाह नहीं रखते होंगे क्या? चंद्रशेखर जी ने खुलेआम कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार उनका और दूसरे 26 कुल 27 राजनीतिकों के फोन टेप करा रही है। वीपी सिंह ने तो राजीव गांधी के करीबियों की जासूसी के लिए खुलेआम वो अमेरिका की जो निजी जासूसी संस्था थी फेयरफैक्स, उसको ठेका दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो क्या तब आईबी ने उनके राजनीतिक विरोधियों के बारे में जानकारियां इकट्ठी करना बंद कर दिया होगा? उनके वक्त में तो, अटल जी के वक्त में, आपको याद होगा, एक निजी कंपनी ने कॉर्पोरेट जासूसी की है, ऐसा मामला पहली बार बड़ा उल्लेखनीय मामला सामने आया था, एसआर वाला, कि एसआर कंपनी ने कॉर्पोरेट जासूसी के लिए बहुत से उद्योगपतियों और राजनीतिकों के फोन टेप कराए हैं। ऐसी औद्योगिक जासूसी हालांकि बाद में भी होती रही है। आपने अमर सिंह से, सरकार में तो प्रणब मुखर्जी वाला जो मामला आया वो भी मतलब कितना था, सच नहीं था, जो चिदम्बरम वर्सेस प्रणब मुखर्जी हुआ कि वित्त मंत्री के ऑफिस में बग किया जा रहा है। हाँ, आया था प्रणब मुखर्जी का वो मामला बहुत गंभीर तरीके से उस मतलब चर्चा में आया था। पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में अर्जुन सिंह ने आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनके फोन टेप करा रहा है, और उन्होंने तो, मैं जानता हूं, अपने घर को बग्स फ्री कराने के लिए बाकायदा उसकी इलेक्ट्रॉनिक सफाई कराने के आदेश दिए थे। हाँ, अर्जुन सिंह जी ने। मनमोहन सिंह जी के जमाने में टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरा राडिया के फोन नहीं टेप किए। उन दिनों तो अमर सिंह, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाए कि 9000 फोन टेप किए जा रहे हैं। 2010 में मुझे याद है इस पर संसद में हंगामा मचा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जवाब देना पड़ा। तो इसलिए क्या कोई अब मान सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ अपने खुद के साथियों की भी जासूसी नहीं कराते होंगे? 2017 से पेगासस की चर्चा चल रही है। 50,000 फोन नंबरों पर नजर रखने की बातों की रिपोर्ट्स आई, लिखित रिपोर्ट्स आई। उनमें राजनीतिक हैं, पत्रकार हैं, निर्वाचन आयोग तक का नाम आया उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, कुछ फोन में सुप्रीम कोर्ट ने मैलवेयर पाए भी, और वो जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। तो ये कोई नई बात नहीं है, आज की दुनिया में ये कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। सर, सैम पित्रोदा साहब का आपने जिक्र किया। सैम पित्रोदा साहब खासतौर से ओवरसीज का काम कांग्रेस का भी देखते हैं और राहुल जी का भी देखते हैं, लेकिन जब भी राहुल जी विदेश जाते हैं और सैम पित्रोदा जी के साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। एक आरोप तो यही लगता है कि बार बार वो विदेश जाकर देश की बदनामी करते हैं, मोदी सरकार की बदनामी करते हैं। उसे देश की बदनामी कहती है भारतीय जनता पार्टी, आप उसे कहें कि देश और सरकार अलग अलग है, लेकिन ये बात होती है। और पित्रोदा साहब के साथ कितना भला हो पाता है राहुल जी का, क्या कुछ ऐसी भी चर्चा होती है क्या? अब ये बात सही है आपकी कि सैम पित्रोदा जी की उपस्थिति के कारण और उनकी कई बातों के कारण कई बार विवाद खड़े हो चुके हैं। और आपको याद होगा एक बार सैम पित्रोदा जी को इस वजह से ओवरसीज कांग्रेस पद से हटा भी दिया था, लेकिन फिर बाद में बना दिया। तो वो थोड़ा कम अगर बोला करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे की बात है। लेकिन ये कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बदनामी करते हैं, ये भी एक मिथ्या प्रचार है। हर वक्त ये कहते रहना कि वो बाहर गए और उन्होंने ये कह दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद बाहर पता नहीं किस किस तरह के बयान दिए हैं और सब जानते हैं उनको। बात देश में कही जाए या बात विदेश में कही जाए, जो बात सच है वो बात यहाँ भी कही जाएगी, वहां भी कही जाएगी। तो बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कितना सच है। और जो भी बातें मेरे हिसाब से अब तक उन्होंने कही हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में, उनमें गलत तो कुछ है नहीं। लेकिन विदेश नीति को लेकर होता है। अभी शशि थरूर साहब को मैं देख रहा था कि शशि थरूर साहब ने कल परसों में बोला है कि भाई विदेश नीति को ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। यदि पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान के आगे भारत हार रहा है, ऐसी कोई बात की जाती है तो ये ठीक नहीं है। और राहुल जी के रेफरेंस में वो बात की गई कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने सवाल पूछा था कि कितने जेट गिरे, कितना नहीं गिरा, तो विदेश नीति में भारत का साथ देना चाहिए कहीं भी हुआ, ऐसा शशि थरूर जी का कहना है। और शशि थरूर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है विदेश की, वो कांग्रेस के चेयरपर्सन भी है कांग्रेस की तरफ से। नहीं तो विदेश नीति के मामले में कब कांग्रेस ने उल्लंघन किया? अगर ऑपरेशन सिंदूर की जो हैंडलिंग है उसके बारे में कुछ सवाल उठते हैं तो उनका
देश की विदेश नीति से क्या लेना देना है? ये तो कोई नहीं कह रहा है कि जानबूझ के ऐसा कुछ किया, लेकिन अगर कहीं कोई खामी रह गई ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसकी तरफ इशारा करना विपक्ष का काम है। और वो इशारा राहुल गांधी देश में रहकर करें, संसद के भीतर करें, देश के बाहर कहीं जाते हैं तो वहां बातचीत वो करें। पुलवामा के वक्त भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी हुआ कि आपको भारत की फौज पर और भारत की ताकत पर भरोसा नहीं है या उस पर सवाल खड़ा करते हैं, तो लोगों को ये ठीक नहीं लगता। और वो शशि थरूर ने कहा कि भाई यदि भारत के हारने या भारत पर इस तरह के सवाल खड़े करना विदेश नीति में, वो ठीक बात नहीं। बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा है। और राहुल जी ऐसा करते हैं। भारत पर कहां सवाल खड़े किए? एक सरकार है, उस सरकार के बहुत से निर्णय ठीक भी हो सकते हैं, उस सरकार के बहुत से फैसलों में कुछ न कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो अगर उन गलतियों पर कोई बात की जाए तो वो कोई देश विरोधी काम है, ऐसा नहीं है। सेना के शौर्य पर या फौज की ताकत पर, फौज के साहस पर, फौज की हिम्मत पर तो कभी कोई सवाल राहुल गांधी ने उठाया नहीं। फौज अपना काम कर रही है, लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तय करेगा कि किस वक्त क्या फौज करे। तो अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ियां हैं तो उनको उजागर करने में कोई बुराई नहीं है। अब सरकार का काम यह है कि अगर इस तरह के सवाल उठे थे कि क्या हमारे कुछ विमान गिरे, क्या राफेल भी उनमें गिरा, अरे हमने अगर 26 राफेल लिए हैं तो 26 राफेल को कतार में खड़ा करके और उनका प्रदर्शन कर दीजिए कि देखिए ये सारे के सारे राफेल यहाँ मौजूद है, एक भी नहीं गिरा। तो जब सरकार भी स्पष्ट जवाब नहीं देती है तो लोगों को लगता है कि पारदर्शिता के इस अभाव के पीछे कारण क्या है। तब जाकर तरह तरह के शुबह, तरह तरह के शक खड़े होते हैं। ये है असली बात। मुझे नहीं लगता ना सर कि आप फौज के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक इमोशनल भी मसला होता है कि देश के साथ खड़ा रहना चाहिए जब युद्ध हो रहा है, जंग हो रही है। आप बार बार सवाल खड़े करते हैं, ये एक जनरल है। और खासतौर से शशि थरूर ने जिस रेफरेंस में कहा, इसलिए मैं नहीं आपसे समझ रहा। देश के साथ तो युद्ध के वक्त सभी खड़े रहे, लेकिन क्या युद्ध समाप्त होने के बाद उस युद्ध की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो चलते युद्ध में संसद में बहस हुई, नेहरू जी को जवाब देना पड़ा। युद्ध चल रहा था और अटल जी ने जो है संसद में सवाल उठाए। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई देश विरोधी काम है। हर युद्ध की, हर तरह की कोई भी कार्रवाई है तो उसकी समीक्षा होती है, वो हो, विपक्ष उसको करने का हक रखता है। सर आखिरी सवाल, हम देश के इस साल के आखिरी उस हफ्ते में बात कर रहे हैं आपसे, जो नया साल आएगा वो कांग्रेस के लिए आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर के तौर पे, इलेक्टोरली या पॉलिटिकली, और राहुल जी को लेकर? मुझे तो कांग्रेस के लिए साल अच्छा लगता है। कांग्रेस, बशर्ते कि कांग्रेस अपना जो जमीनी काम है उसको पूरी मुस्तैदी से करे, तो कांग्रेस के लिए भी साल अच्छा है। राहुल गांधी अपना काम मुस्तैदी से करें तो राहुल गांधी के लिए भी साल अच्छा है। विपक्ष अपना काम मुस्तैदी से करे तो विपक्ष के लिए भी साल अच्छा है। राजनीति में कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तरोत्तर मजबूत होती जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोगों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो लोगों के बीच काफी तेजी से नीचे आया है। अब इस स्थिति का राजनीतिक लाभ कांग्रेस और समूचा विपक्ष किस तरह से उठाता है, उस पर सारी चीजें निर्भर करेंगी। मुझे लगता है विपक्ष के लिए एक बड़ी अच्छी गुंजाइश अगले साल है। अगले वर्ष जितने भी चुनाव होने वाले हैं उनमें भी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निकलकर सामने आएगी, ये मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने भीतर के अंतर विरोधों में बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। आप देखिए, अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो आपसी मनमुटाव है वो खत्म नहीं हुआ है, बढ़ता जा रहा है। मोहन भागवत जी ने अभी अभी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से मत देखिए। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उससे सहमत नहीं है बहुत सी चीजों से, तो जो भारतीय जनता पार्टी करे ऐसा मत मानिए कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करा रहा है। तो ये जो इनके बीच के विरोधाभास हैं, ये आगे चलकर धीरे धीरे और बढ़ने वाले हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन के मामले में किस तरह का घालमेल सामने आया। तो इन सब स्थितियों का विपक्ष को और कांग्रेस को अच्छी तरह फायदा मिल सकता है। कांग्रेस को सिर्फ अपने संगठन को और अपनी जमीनी स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है और पार्टी के भीतर समन्वय के काम पर थोड़ा और ध्यान देना आवश्यक है।
आपको लगता है कि राहुल जी मोदी को चुनौती दे सकते हैं? मतलब इलेक्टोरल चुनौती की बात कर रहा हूं मैं, कि 2029 के चुनाव के रेफरेंस से देखें। हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं। और इसमें राहुल गांधी, क्या मैं कह रहा हूं ना कि विपक्ष को एकजुट होकर ये चुनौती देनी होगी। राहुल गांधी इस वक्त सबसे बेहतर चॉइस है विपक्ष के पास, क्योंकि एक बात तो देश ने मान ली है कि राहुल गांधी ने जिस तरह अविचल रहकर और पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की खामियों का पर्दाफाश किया है हर स्तर पर, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक, व्यवस्थागत, और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 10 साल में जिस तरह का बदलाव आया है और जिस तरह सारी चीजें चंद लोगों के हाथ में चली गई हैं, जिस तरह देश की पूरी संपत्ति पर बहुत मुट्ठी भर लोगों का कब्जा हो गया है, इन सब चीजों को राहुल ने जिस तरह से उठाया है, तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सचमुच बहुत बड़ी चुनौती दे सकते हैं। और इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी जितना मुझे लगता है कि जितना खौफ शब्द का इस्तेमाल उचित है या नहीं पता नहीं, पर जितना खौफ राहुल गांधी से खाते हैं उतना तो शायद ही अपने किसी और राजनीतिक प्रतिद्वंदी से खाते होंगे। चलिए, देखते हैं नए साल के लिए। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी और देश को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद आप करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार। थैंक यू सर।